हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं रमन कुमार आप सभी का पैथोलॉजी तक में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये तीन टॉपिक जो है हमने डिस्कस किया हुआ था, अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। और आज शुरुआत करेंगे हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो मेनली मैं आपको छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या क्या। तो इसमें हम लोग यूरिन सेडिमेंट्स में के बारे में पढ़ेंगे कि यूरिन सेडिमेंट्स में, जैसे यूरिन माइक्रोस्कोपी करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जैसे बाकी पहले भी मैंने बताया हुआ था कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में यूरिन ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज कैसे करते हैं? 1500 आरपीएम पे 10 मिनट या 200 आरपीएम पे 3 to 5 मिनट। ओके, तो जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसके बाद जो हमारे पास सेडिमेंट बचता है उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं। और जो ऊपर का सुपरनेंट पार्ट होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है हमारा सुपरनेंट, उसको हम लोग प्रोटीन एग्जामिनेशन के लिए या शुगर एग्जामिनेशन के लिए दूसरे ट्यूब में ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन शुरू करते हैं तो उसमें क्या क्या कौन कौन से कंडीशंस हमें मिलते हैं देखने के लिए। तो सबसे पहले, अगर आपके पास एसिडिक यूरिन है तो उसमें क्रिस्टल्स ज्यादा मिलेंगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल मिलेंगे। अगर एल्कलाइन है तो उसमें अलग टाइप के क्रिस्टल्स मिलेंगे और उसमें आपको अमोर्फस भी मिलेगा, ट्रिपल फॉस्फेट वगैरह मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बाकी और क्या मिलेगा। WBC मिल सकता है आपको, RBC मिलेगा। RBC बोले तो इरिथ्रोसाइट, WBC एंड इपिथेलियल सेल्स। देखिए, अब जैसे ब्लड में हम लोग पढ़ते थे कि RBC, WBC, प्लेटलेट, वैसे ही इसमें क्या होता है, सेल्स में तीन टाइप के सेल्स हो जाते हैं, WBC, RBC और इपिथेलियल सेल्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे WBC के बारे में, RBC के बारे में और इपिथेलियल सेल्स के बारे में। तीन टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे WBC, ल्यूकोसाइट काउंट। तो दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। केमिकल एग्जामिनेशन हमने टेस्ट केमिकल मेथड से परफॉर्म कर लिया है, या एक और भी मेथड होता है जिसको कार्ड मेथड बोला जाता है, उसके थ्रू भी किया जाता है। बट फाइनली एग्जामिनेशन के लिए, फाइनली रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन प्रत्येक सैंपल का करना होता है। अगर आपके पास कोई भी यूरिन सैंपल आता है तो पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आप उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पहला हमारा जो टॉपिक है, हम शुरू कर रहे हैं ल्यूकोसाइट, WBC काउंट। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है WBC, बेसिकली आपको किस फॉर्म में दिखेगा। तो WBC एक पस लाइक स्ट्रक्चर में दिखेगा जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स होने की वजह से बाकी इसमें कोई लिम्फोसाइट, मोनोसाइट वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, इसलिए सिंगल सेट मिलेगा, सिर्फ न्यूट्रोफिल्स के ही मिलेंगे। और इसमें आपको डिफरेंशियल नहीं करना है, इसमें आपको TLC करना होता है कि आप टोटल WBC कितने मिल रहे हैं, टोटल पस सेल कितने मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, द पस सेल कैन इंटर in urine anywhere from the glomulus to the urethra। अब मतलब क्या है कि पस सेल कहां से एंटर होता है यूरिन में,
तो ये यूरेथ्रा के पास किडनी से पास आउट होने के बाद यूरेथ्रा तक कहीं भी यूरिन के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, एनीवेयर, कहीं भी। अब इसमें क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या पस सेल यूरिन में आना एबनॉर्मलिटी है? तो हाँ, एबनॉर्मलिटी है, बट कितना आने के बाद? जैसे देखिए, बेसिकली होता क्या है, कई बार नॉर्मल इन्फेक्शन की वजह से भी या नॉर्मल चेंजेस की वजह से भी, डिहाइड्रेशन की वजह से भी पेशेंट के पस में, पेशेंट के यूरिन में पस सेल्स आ जाती हैं। तो कितने तक आ रहे हैं? तो नॉर्मल है। तो बेसिकली 2 to 3 पस सेल्स पर हाई पावर फील्ड, यानी 2 to 3 आपके एक हाई पावर 40x पे अगर माइक्रोस्कोपी आप कर रहे हो, उसमें आपको 2 से 3 पस सेल मिल रहे हैं, तो पेशेंट के लिए नॉर्मल है। इतना तक नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर है तो पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। चलिए, इसका मैंने इसमें बता दिया आपको कि मैक्सिमम टाइम इसमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रोफिल मिलते हैं। इसका नॉर्मल रेंज मैंने बता दिया, 2 to 3 पस सेल्स पर माइक्रोफील्ड होता है, हाई पावर फील्ड होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इपिथेलियल सेल्स। इपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? दिस सेल्स में ओरिजिनेट फ्रॉम एनी साइट इन द जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक, यानी जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक में इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होता है। उसमें कहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है यूरिन में। बेसिकली बोला जाता है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स टू द यूरेथ्रा फ्रॉम वेजाइना। देखिए, मेल में यूरेथ्रा, मेल और फीमेल दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में ये यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल्स में जब आते हैं तो उसके वेजाइनल सेल्स से भी, जैसे सर्वाइकल एपिथेलियल सेल भी होता है, एंडोमेट्रियल एपिथेलियल सेल भी होता है, इसलिए उसके यूरेथ्रा वेजाइना तक इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं मेल में यूरेथ्रा तक और फीमेल में वेजाइना तक इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। इसका बेसिकली एपिथेलियल सेल्स क्या है? एपिथेलियल सेल्स जैसे एक नॉर्मल सेल्स हैं जो यूरेथ्रा और वेजाइना के पास प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्रोंकियल में भी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बट हम अभी बात कर रहे हैं यूरिन की, तो यूरिन में प्रेजेंट कहां कहां होते हैं? तो यूरेथ्रा के पास और वेजाइना में, यानी यूरेथ्रा में भी प्रेजेंट होता है और सर्विक्स के थ्रू भी आके वेजाइना के पास भी प्रेजेंट होता है। तो दोनों जगह से जब अगर यूरेथ्रा और सर्विक्स दोनों जगह से अगर निकल रहा है तो वो आके आपको वेजाइना तक इन्फिल्ट्रेट कर सकता है फीमेल्स में। ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 3 to 5 एपिथेलियल सेल्स अगर आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है। बट एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, सेम स्ट्रक्चर का आपको कैंसरस सेल भी मिलते हैं। जैसे एपिथेलियल सेल्स हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अगर 3 to 5 से, जैसे 5 to 8 भी अगर हो रहा है तो एबनॉर्मलिटीज है। उसको पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं कि प्लीज, अगर फीमेल पेशेंट है, किसी भी फीमेल पेशेंट में 5 से ज्यादा एक पावर फील्ड में एपिथेलियल सेल्स मिल रहे हैं तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना होता है कि प्लीज आप पैप स्मीयर या लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी या HPV टेस्ट करवाएं। उससे क्या होता है कि एपिथेलियल सेल्स का बढ़ना हो सकता है कि कैंसरस सेल्स जनरेशन हो रहा हो। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप बेसिकली पैप स्मीयर या LVC करवाएं। LVC क्या होता है? लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी। दोनों सेम चीज है, बट एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं और क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो पाता है। ठीक है, देखिए इसका नॉर्मल मैंने बता दिया आपको 3 to 5 हाई पावर पर सेल्स इन हाई पावर फील्ड। चलिए आगे, कितने टाइप्स के होते हैं एपिथेलियल सेल्स? तो बेसिकली देखिए, इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 टाइप्स के एपिथेलियल सेल्स
इसमें दिखाए गए हैं। पहला ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, दूसरा ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स और स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स। एक दो और भी होते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो है वो यही तीन एपिथेलियल सेल्स है। जैसे ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो है इसको रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है बेसिकली किडनी से यानी रीनल में भी होता है। जैसे बाकी में मैंने बताया था कि एपिथेलियल सेल्स कहां कहां हो सकते हैं, यूरेथ्रा और वहां से यूरेथ्रा से लेकर वेजाइना तक इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। बट जो एक ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो है ये आपको किडनी के पास से इन्फिल्ट्रेट करके यूरेथ्रा तक, बट ये सेम कंडीशन ये वही हुआ कि यूरेथ्रा तक इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। मेल्स में ये ज्यादा होता है। अगर मेल्स में एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं तो उसमें ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स ही मिलते हैं, क्योंकि स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स मेल्स में बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, और चलिए 3 हुआ। अब इस तीनों के बारे में हम लोग अलग से एक एक करके सेपरेट करके हम लोग पढ़ेंगे कि ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स कैसा दिखता है, क्या होता है, साइज क्या होता है, और ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स कैसा होता है, स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो आपको बेसिकली माइक्रोस्कोप में दिखता कैसा है, ये जो इमेज है ये इमेज आपकी बुक की इमेज है। इसके बाद हम लोग जब ट्यूबुलर इनके अलग अलग डिफाइन करेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप में वो कैसा दिखेगा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, तो these are slightly larger than leukocytes and contain large round nucleus। यानी ये जो होता है ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो होता है आपके WBC सेल्स जो होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं बट थोड़ा सा बड़ा होगा। कितना बड़ा? 2 मल्टीपल्स टू 4 मल्टीपल्स मैक्सिमम। इसमें क्या होगा, एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाएगा। जैसे बाकी WBC में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा 2 लोब्स में या 3 लोब्स में, क्योंकि उस न्यूट्रोफिल ही ज्यादा होता है तो उसमें अंदर आपको लोब्स दिखेंगे। बट इसमें क्या होगा, एक राउंड शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। यही आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि ये WBC है या ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है। एपिथेलियल सेल्स जो होगा वो 2 मल्टीपल्स टू 4 मल्टीपल्स तक बड़ा होगा, सेम साइज नहीं होगा। यानी पस सेल्स जो होंगे WBC जो होंगे वो छोटे होंगे और एपिथेलियल सेल्स जो होगा वो बड़ा साइज होगा। इसका नॉर्मल रेंज जो होगा वही होगा आपको 3 to 5। 3 to 5 से अगर ज्यादा है तो एब्नॉर्मलिटी की दर्शाती है। चलिए आगे, एक तो ये हो गया, और इसका जो मेनली न्यूक्लियस से आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं, क्योंकि साइज जो होता है वो WBC से थोड़ा सा बड़ा होता है, बट इसका जो न्यूक्लियस होता है वो WBC के कंपेयर किया जाए तो बहुत बड़ा होता है। इसमें लार्ज न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये सेल्स जो हैं डेस्कटॉप पे, ये जो सेल्स हैं इसका शेप जितना है उसका 1/3 बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस है। सेम यहां भी सेम सेल्स हैं, ये भी सेम सेल्स हैं, तो इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद आपको मैं देखिए ये जो सेल्स है यहां पे आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस कितना बड़ा है। सेम यहां भी जहां जहां ये सब दिख रहे हैं ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, इनका बल्क में भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि न्यूक्लियस लार्ज साइज में दिखेगा और दूसरी चीज की राउंड शेप में दिखेगा, तो वो क्या है, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स। दूसरा चलते हैं हम ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स। ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स कैसे दिखते हैं? देयर आर 2 to 4 times ऑफ लार्ज एज WBC। ये जो होते हैं ये भी बड़े सेल्स होते हैं जो WBC के 2 गुना से 4 गुने तक, यानी WBC 7 माइक्रोन का है, 7 माइक्रोन मीटर का है, तो ये हो सकता है 12 माइक्रोन या 14 18 तक साइज इसका हो सकता है। ठीक है, ये पेयर्स में भी रहते हैं, पेयर शेप में भी रहेंगे, एक जगह बल्क में मिलेंगे आपको।
चलिए उसके बाद ओकेजनली दिस सेल्स में भी कंटेन टू न्यूक्लियस, यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था कि ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो होंगे जिसमें सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होगा, ट्रांजिशनल सेल्स जो होंगे उसमें आपको हो सकता है ओकेजनली कभी कभी डबल न्यूक्लियस भी मिलेगा, टू लोब्स न्यूक्लियस भी मिलेगा, बट मैक्सिमम टाइम आपको सिंगल लोब्स ही मिलेगा, साइज बड़ा मिलेगा। आपको ध्यान रखना होगा कि माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो साइज न्यूक्लियस सेल्स का जो होगा वो बड़ा होगा और ये राउंड शेप में होगा। ठीक है, चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं। तीसरा एपिथेलियल सेल्स कौन सा है हमारा? स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स। स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स कैसा होता है? तो सबसे जो इसको पहचानने का मेन जो तरीका है स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स का प्रेजेंट है अगर, तो उसको कैसे हम पहचानेंगे? जैसे ट्यूबुलर था, राउंड शेप था, उसके न्यूक्लियस राउंड शेप के थे। इसके बाद ट्रांजिशनल था, उस भी राउंड शेप में था बट उसमें न्यूक्लियस छोटा, और आपको बाइन्यूक्लिएटेड भी मिल सकता है, ओकेजनली बाइन्यूक्लिएटेड भी मिलता है, बट स्क्यूमस सेल जो होगा इसका कोई शेप नहीं होता। ये आपको अलग अलग शेप्स में मिल सकते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसमें आपको कुछ भी कभी भी फिक्स शेप नहीं है कि एक सर्कल में मिलेगा या फिर ट्रायंगल में मिलेगा, या आपको कुछ ये किसी भी शेप में मिल सकता है। बट आपको एक चीज ध्यान देने वाली होती है, इसमें मेन पकड़ते कैसे, इसको पहचानते कैसे हैं? तो सिंगल न्यूक्लियस होगा, स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो छोटा सा एकदम स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स। इट फ्रेश यूरिन दिस सेल्स हैव अ नॉर्मल, यानी फ्रेश यूरिन में नॉर्मल जो होता है आरबीसी, वो कैसा होगा? पेल येलो कलर का। जब आपके पास फ्रेश यूरिन होगा उसमें डब्ल्यूबीसी जो होगा वो पेल येलो कलर का अपीयरेंस दिखाएगा। अगर आपका यूरिन फ्रेश नहीं है तो उसमें लाइसिस होगा, लाइसिस की वजह से आरबीसी की कलर और शेप भी बदल जाते हैं। शेप बदलने के बाद कैसे कैसे चेंजेस आते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, जैसे बोला जाता है ना कि आरबीसी का नॉर्मल रेंज क्या होगा यूरिन में। देखिए यूरिन में आरबीसी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बट कभी कभी किसी किसी कंडीशन की वजह से, हिमेचूरिया कंडीशन में 1 to 2 आरबीसी मैक्स प्रेजेंट माना जाता है कि ओकेजनली हो सकता है कि किसी भी चेंजेस की वजह से आ गए हो, बट उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं चलाया जाता, कोई डिजीज नहीं हो सकता। अगर 2 से ज्यादा है तो उस पेशेंट को हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए एडवाइस करते हैं, या एलएफटी या सिस्टोस्कोपी वगैरह एडवाइस किया जाता है कि आप पेशेंट का सीटी या यूएसजी कुछ भी करवाइए। हो सकता है कि रीनल डिजीज या ब्लैडर डिजीज पेशेंट को है, क्योंकि आरबीसी का प्रेजेंट होना एबनॉर्मलिटीज है। इसका मिनिमम 0 सेल्स माना जाता है। नॉर्मल रेंज जो होता है वो 0 to 2 है, 1 to 2 नहीं, 0 to 2। ठीक है, ये फ्रेश यूरिन में कैसा दिखता है? पेल येलो कलर का। बट अगर जैसे आपके पास यूरिन पूरा थोड़ा टाइम ज्यादा का हो गया तो उसके साइज और शेप सब कुछ चेंज हो जाएंगे। चलिए ये होता है दे appears स्मूथ biconcave disc about 7 micron on diameter and 2 micron thickness, यानी जो आरबीसी होता है उसका साइज कितना होता है? सिर्फ 7 माइक्रोन का, और उसका डेप्थ जो होता है वो 2 माइक्रोन होता है। ठीक है, यानी ये छोटा छोटा दिखता है। स्लाइड्स में जब आप देखोगे तो ये छोटा होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इट डाइल्यूट और हाइपोटोनिक यूरिन द रेड सेल्स स्वेल अप एंड लाइस। जब हाइपोटोनिक यूरिन होता है या डाइल्यूट हो जाए, पेशेंट के यूरिन को आप
कभी अगर वाटर से डाइल्यूशन मिल हो गया हो तो वो बहुत जल्दी हाइपोटोनिक हो जाता है, और या हाइपोटोनिक के कंडीशन में भी आरबीसी लाइज होने लगते हैं। हाइपोटोनिक का मतलब आप क्या समझेंगे? हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि टर्बिडिटी, पेशेंट्स में हाइपोटोनिक सेल्स की जो कंसंट्रेंसी है वो बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन को हाइपोटोनिक बोला जाता है। उस कंडीशन में आरबीसी लाइज होते हैं बहुत जल्दी और आरबीसी स्वेल कर जाते हैं। ठीक है। लाइज सेल्स अपीयर एज कलरलेस सर्कल, यानी जो लाइज सेल्स होते हैं, जो आरबीसी आपको मिलेंगे जो लाइज हो चुके हैं, वो किस शेप में मिलेंगे? सिर्फ एक सर्कल शेप दिखेगा, उस सर्कल शेप में कोई कलर नहीं होगा, और उस टाइप के आरबीसी को घोस्ट सेल भी बोला जाता है। अगर आपको सर्कल शेप का आरबीसी मिल रहा है, यूरिन में आपको सिर्फ सर्कल बना हुआ मिल रहा है, तो हो सकता है वो आरबीसी है। उसको आप अच्छे से आइडेंटिफाई करें, आरबीसी है, और आप पेशेंट से या सैंपल कलेक्शन यूनिट से पता करें कि सैंपल कितना बजे कलेक्ट किया गया था। हो सकता है ज्यादा देर कलेक्ट होने की वजह से भी आरबीसी ऑटोलाइज हो रहा हो, लाइज्ड हो गया हो। उस कंडीशन के लिए मैं आपको इस इमेज में दिखाना चाहूंगा। देखिए कि कैसे देखिए किस किस शेप साइज के टाइप के चेंजेस जो आ सकते हैं आरबीसी में। जैसे देखिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे स्टार शेप का, जिसको क्रेटनाइज्ड आरबीसी बोलते हैं। क्रेनेटेड आरबीसी का मतलब क्या होता है कि इसका जो क्रेनेटेड आरबीसी में आपको आरबीसी नॉर्मल दिखेगा जैसे, बट उसके शेप में चेंजेस आ जाएंगे। शेप में चेंजेस क्या आएंगे? वो स्टार लाइक दिखेगा। यहां पे आप देख पा रहे होंगे घोस्ट सेल, इसका न्यूक्लियर पूरा आपको सिर्फ एक सर्कल दिख रहा है, बाकी कुछ उसमें आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। तो आरबीसी कितने टाइप के दिख सकते हैं? एक क्रेनेटेड आरबीसी, दूसरा घोस्ट सेल, तीसरा रिंग फॉर्म, यानी एक रिंग के शेप में भी आरबीसी दिखेगा जो आपको डबल सर्कल दिखेगा। ये ऑटोलाइसिस के कंडीशन में होता है, रिंग से फॉर्मेशन जो होता है। इसके बाद डायमॉर्फिक आरबीसी मिलेगा। डायमॉर्फिक आरबीसी कैसा मिलता है? तो बल्क में एक ही जगह बहुत सारे आरबीसी मिलेंगे। जैसे देखिए आप यहां पे देख पा रहे होंगे, और यहां पे ये डायमॉर्फिक आरबीसी है। ठीक है। एकेंथोसाइट, एकेंथोसाइट का शेप देख पा रहे होंगे यहां पे। एकेंथोसाइट में क्या होता है? एक ऐसा आरबीसी है, ये भी एक आरबीसी का ही टाइप्स है, जिसमें आपको सेल्स के शेप आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसमें सेल्स का शेप चेंजेज हो जाता है, इसमें 2-3 आरबीसी आपस में अटैच हो जाते हैं, और इसमें बेसिकली आपको लगेगा कि ये डब्ल्यूबीसी है, क्योंकि इसका जो शेप होता है, बेसिकली जब माइक्रोस्कोप पर हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग इस आरबीसी में, एकेंथोसाइट में और डब्ल्यूबीसी में बहुत कंफ्यूजन होता है। इसलिए आप लोग चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,